आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र का उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसकी स्थापना कहाँ से हुई है, वो इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि लोकतंत्र की जो स्थापना है वो मानते हैं 1789 में। वो बोलते हैं कि अमेरिका में एक क्रांति हुई थी। उस अमेरिका में जो क्रांति हुई वहां से इसका जो है स्थापना मानते हैं। पहली बार के इस लोकतंत्र शब्द है वो यूरोपियन इतिहासकार है, वो मानते हैं कि 1789 में जो है अमेरिका में क्रांति हुई थी, उसमें यह लोकतंत्र शब्द का उपयोग हुआ था। और उस समय कहते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। जॉर्ज वॉशिंगटन ने उस समय में कहा जाता है कि वहां पर राजाशाही जो शासन व्यवस्था थी और राजतंत्र से हट करके एक नए शब्द का उपयोग किया था, वो लोकतंत्र। इसके अलावा अगर लोकतंत्र की बात की जाए कि इस जो शब्द है, इस लोकतंत्र शब्द का जो है जो प्रयोग या इसका जन्मदाता है, जो जन्मदाता यूरोप के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिसका नाम आता है सोलोन। सोलोन है वो इस लोकतंत्र के जनक माना जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि भारत में और यूरोप में भी इस लोकतंत्र का प्राचीन समय में इसका उपयोग हो चुका था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। वास्तविक अर्थों में जो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है वो 1789 में है। वो अमेरिका की जो क्रांति होती है उसमें राजाशाही जो शासन व्यवस्था का अंत होता है और वहां लोकतंत्र की स्थापना होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारतीय दर्शन के अनुसार बात की जाए तो ऋग्वेद में भी इस सभा और समिति दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। सभा और समिति क्या होती थी कि आपसी कोई भी निर्णय लेने से पहले आपसी सलाह मशूरा करते थे और सलाह मशूरा करने के बाद है वो किसी भी निर्णय को लेते थे। और उस समय में भी कह सकते हैं वहां एक लोकतंत्र की जगह एक नया शब्द आया था, वहां गणराज्य। वहां एक नया शब्द था, उसको हम बोलते हैं गणराज्य। क्या बोलते हैं? गणराज्य शब्द प्रयोग में लिया जाता था। कब लिया जाता था? प्राचीन भारत में, ऋग्वेद के शासनकाल में भी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैन ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में भी इस लोकतंत्र के हैं वो जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महाभारत में युधिष्ठिर ने भी इस गणराज्य का शब्द का उपयोग लिया, कहा था कि ये गणराज्य है वो सबसे शक्तिशाली गणराज्य भी मानते हैं। अगर उसमें मानते हैं कि जनता में एकता की भावना है तभी वो हमारा गणराज्य है वो लंबे समय तक टिक सकता है। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र में भी इस गणराज्य के दो अर्थ बताए थे कि सबसे पहला जो निर्णय लेने वाला जो दो अर्थों में सबसे पहला निर्णय जो है वो क्षत्रिय धर्म के जो लोग हैं वो लेंगे, और दूसरा जो है इसका अर्थ गणराज्य का अर्थ बताया है उसमें कहा जाता है कि लोकतंत्र में हर कोई व्यक्ति है वो, दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए अर्थशास्त्र के अनुसार तो हर कोई निर्णय ले सकता है। तो हर कोई निर्णय लेगा तो सीधे तौर पर लोकतंत्र के अर्थ की बात की गई है। तो प्राचीन समय में वैशाली के एक राजा हुए हैं, उन राजाओं का भी चुनाव हुआ था। तो उस समय ये चुनाव हुआ था, इसलिए इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में भी उस समय लोकतंत्र हुआ करता था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूनान का एक एथेंस नगर आता है जो कक्षा 9 में हमने पढ़ा था, वहां पर भी एक गणराज्य की स्थापना हुई थी। वहां का जो शासन है वो हमारे जनता पर निर्भर करता है। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा वो तो पढ़ा कि लोकतंत्र की स्थापना किसने की थी, तो स्थापना कब हुई थी वास्तविक अर्थों में, तो 1789 में अमेरिका की क्रांति से मानते हैं। इसके अलावा इसका जो जन्मदाता है वो यूरोप का एक कवि हुआ है सोलोन को मानते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए लोकतंत्र का प्राचीन जो अर्थ है वो गणराज्य से मानते हैं। तो अब हम अपनी कक्षा 10वीं की जो किताब है अभी तक हमने पढ़ा वो था कि लोकतंत्र क्या है। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र है उसका क्या अर्थ है और इसके क्या विभिन्न प्रकार हैं। तो आगे हम इसकी परिभाषा है, इसके प्रमुख सिद्धांत है, इसकी क्या विशेषता है वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र के अर्थ की। तो लोकतंत्र जो शब्द है वो अंग्रेजी का एक शब्द आता है जिसका नाम आता है डेमोक्रेसी। क्या नाम आता है? डेमोक्रेसी इसका हिंदी अनुवाद है। उसमें कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के 3 अर्थ बताएं। सबसे पहला अर्थ बताया लोकतंत्र। लोकतंत्र का सीधे तौर पर हम कह सकते हैं जनता का तंत्र। जनतंत्र
तीसरा नाम दिया प्रजातंत्र। यानी कि इस एक शब्द के लोकतंत्र के 3 अर्थ बताए। पहला आया लोकतंत्र, दूसरा जनतंत्र और प्रजातंत्र। इन तीनों को मिला करके बात की जाए तो इन तीनों का अर्थ क्या निकलेगा? लोकतंत्र। अतः इसके अलावा कहते हैं कि अंग्रेजी शब्द जो डेमोक्रेसी है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम आता है डेमोस। क्या नाम आता है? डेमोस। दूसरे का नाम आता है क्राइटेरिया। इन दोनों को जब मिलाते हैं, सहयोग यानी बोलते हैं इन दोनों शब्दों को, डेमोस और क्राइटेरिया को मिलाएंगे, मिलकर के जो है वो शब्द बनता है वो डेमोक्रेसी। अतः डेमोस का मूल अर्थ है वो भीड़ से मानते हैं। तो बच्चों भीड़ तो हम देखते हैं कि भीड़ गाय बकरियों की भी हो सकती है। इसके अलावा लेकिन भारतीय अगर बात की जाए, भारत में अगर लोकतंत्र की, तो वो शासन व्यवस्था से संबंधित इसका और राजनीतिक दृष्टिकोण में लोकतंत्र का उपयोग लिया जाता है। इसलिए भारत में जब जब जनगणना होती है तो वो जनगणना हमेशा पुरुषों की होती है, न कि पशुओं की। अतः इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो भीड़ होगी तो किसकी होगी? वो जनता की होगी या लोगों की होगी, न कि भेड़ बकरियों की। अतः उस भीड़ शब्द का अर्थ है वो हमारा जो मूल अर्थ है वो डेमोस का मूल अर्थ मानते हैं। डेमोस शब्द है वो भीड़ का। अब दूसरा शब्द रह गया क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया का अर्थ है शक्ति से लिया है। अतः इसी प्रकार इसका डेमोक्रेसी को मिलाते दोनों का, तो डेमोस का जो अर्थ है वो तो हमने ले लिया भीड़ से और क्राइटेरिया का अर्थ ले दिया शक्ति से, यानी कि जनता की शक्ति मानिए या भीड़ की शक्ति। अतः कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो अर्थ है वो जनता की शक्ति से मानते हैं। तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। तो परिभाषा की अगर बात की जाए तो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं तो उन्होंने एक परिभाषा दी थी, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है वो लोकतंत्र मानते हैं। इसके अलावा सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, भले वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी निवास स्थान का हो, उसका प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ भाग हो तो वो हमारा लोकतंत्र है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जनता की जो शक्ति है वो लोकतंत्र में क्या होती है? सर्वोपरि होती है। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। तो जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र कौन हो सकता है बच्चों? तो वो सीधे तौर पर हमारा लोकतंत्र है, वो जनता की शक्ति पर आधारित शासन है। अतः इसके 3 अर्थ जो है वो बताए हैं। 3 अर्थ क्या निकलते हैं लोकतंत्र से, कि लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में इसका क्या अर्थ मानते हैं। तो पहली बात करते हैं तो ये निर्णय लेने की एक विधि है। तो अभी अभी मैंने पहले बात की थी कि भारत में प्राचीन समय में कुछ ऐसे गणराज्य थे जहां पर जो निर्णय है वो सभा और समिति मिल करके लेते थे। यानी कोई भी इस लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लेना पड़ेगा किसी भी विषय से संबंधित, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सभी की राय लेनी पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति को उसको बोलने की, विचार करने की और समानता का अधिकार होगा। इसलिए निर्णय लेने की जो एक विधि है वो लोकतंत्र, यानी सभी अपना अपना जो है मत देने का अधिकार कह सकते हैं, जिसे सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार कह सकते हैं। सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार बोलते हैं कि यह निर्णय अपने आप ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है। ऐसे लोग हैं वो सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार कर सकते हैं। तो अपने भलाई के लिए है या अपने हित में है या नहीं है, तो लोकतंत्र में कोई भी निर्णय है वो आपसी सलाह और मशुरा करके, जिस प्रकार हमने पढ़ा कि जनता की शक्ति, यानी कि जो हमारी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा है विचार विमर्श करके जो लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। दूसरा आता है यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। कोई भी निर्णय लेने से पहले इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसमें बोलने का अधिकार है वो दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें जो प्रमुख व्यक्ति जो है, जो शासन की सत्ता पर बैठे हैं, वो कहेंगे वैसे ही होगा, नहीं, इसमें जनता को भी बोलने का जो अधिकार है वो लोकतंत्र में मानते हैं। तीसरा है यह आदर्शात्मक जो है मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। आदर्शात्मक कैसे? यानी कि जनता के प्रति उदारवादी जो है भावना रखने का कार्य है वो लोकतंत्र करता है, क्योंकि इसमें जनता की जितनी भी आवाजें हैं उनको दबाया नहीं जा सकता। राजाशाही शासन व्यवस्था में जनता की जितनी भी शक्तियां थी उनको राजा के द्वारा दबाया जा सकता था,
लेकिन लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है। इसमें राजा के द्वारा जो किसी भी प्रकार का जो शासन में दबाया जाता था वो लोकतंत्र में ठीक उसके विपरीत है। यहाँ पर जो आदर्शात्मक मूल्यों को बल दिया है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे जैसी जो है बातें हैं वो आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित लोकतंत्र में बताई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोकतंत्र के विभिन्न रूप हैं। उसमें सबसे पहला आता है उदार राजनीतिक लोकतंत्र। कौन सा आता है? राजनीतिक लोकतंत्र को दूसरा नाम उसे हम उदारवादी लोकतंत्र भी बोलते हैं। उदारवादी के अलावा कुछ लोग इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी बोलते हैं, पश्चिमी लोकतंत्र भी बोलते हैं, और मार्क्सवादी इसे पूंजीवादी लोकतंत्र भी बोलते हैं। लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र को ये तीन नाम और आते हैं। एक का नाम आता है उदारवादी लोकतंत्र, दूसरा इसे पश्चिमी लोकतंत्र, और मार्क्सवादी इसे पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र जो है जिसका सीधे तौर पर हम राजतंत्र से ले सकते हैं कि राजतंत्र में जो शक्ति होती थी वो एक राजा के पास ही होती थी, वो संपूर्ण न्याय का प्रमुख प्रधान होता था। इसलिए इसे हम एक नया शब्द और आता है व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कह सकते हैं। व्यक्तिवादी लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस राजनीतिक लोकतंत्र है वो हमारे राजतंत्र पर विद्यमान था, इसलिए वहां पर जो शासन की जो सत्ता है वो एक व्यक्ति के हाथ में हुआ करती थी, इसलिए उसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। दूसरा आता है हमारा सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, जिसमें किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी आवास, निवास, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अतः व्यक्ति के प्रति समानता का जो भाव है वो हमारा सामाजिक लोकतंत्र मानते हैं। वह भले किसी भी जाति से हो, लेकिन उसके प्रति जो समानता का जो दृष्टिकोण है वो हमारा सामाजिक लोकतंत्र मानते हैं। तीसरा बोलते हैं आर्थिक लोकतंत्र। कहते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र है वो रुपए वाले या पैसे वाले, जिसे कार्ल मार्क्स ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र की बात की। पूंजीवादी और मार्क्सवादी इसे आर्थिक लोकतंत्र भी जो है लोकतंत्र का एक नया रूप मानते हैं। इसके बाद आता है नैतिक लोकतंत्र। तो नैतिक से समझ में आता होगा आपको बच्चों कि आचरण से संबंधित कुछ बिंदु है वो लोकतंत्र में है, यानी कि सभी के प्रति समानता का भाव, भाईचारे का भाव और विश्व बंधुत्व कह सकते हैं। इस प्रकार के जो भाव हैं वो हमारे नैतिक लोकतंत्र में बताए गए हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जो लोकतंत्र के अर्थ पढ़े, तो परीक्षा में 1 नंबर का सवाल भी आता है। तो आज के लिए आपका होमवर्क कह सकते हैं या परीक्षा में 1 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है। तो वो आता है कि लोकतंत्र का अर्थ बताइए। दूसरा आ सकता है कि लोकतंत्र के अर्थों के रूप में इसके 3 अर्थ कौन कौन से निकलते हैं। तो ये एक निर्णय लेने की विधि भी मानते हैं, दूसरा यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह भी मानते हैं, और ये एक आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित है। बोर्ड की कक्षा में लोकतंत्र के विभिन्न रूप एक 4 नंबर का प्रश्न है वो लघुरात्मक का आता है। इस अध्याय से 1 नंबर का एक प्रश्न और एक आता है 4 नंबर का। तो छोटा प्रश्न आ सकता है कि लोकतंत्र का अर्थ बताइए। दूसरा आ सकता है कि लोकतंत्र के विभिन्न रूपों को बताते हुए राजनीतिक लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार के जो है अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें लोकतंत्र का अर्थ है विभिन्न प्रकारों में उसका पढ़ें। अगले वीडियो में हम राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में स्पष्ट रूप में पढ़ेंगे।